Hello students, today in this video we are going to read your lesson 7 The Interview written by Christopher Sylvester। आज के इस वीडियो में हम फुल प्रोज एक्सप्लेनेशन आपको लेकर के आए हैं। हिंदी में आपको पूरा लेसन समझ में आएगा, चैप्टर समझ में आएगा। एक भी सेकंड के लिए आप वीडियो को स्किप ना करें। लेसन 7 है, थोड़ा कठिन है, आपको समझने की ज़रूरत है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में ये वीडियो मिलेगा आपको। अभी तक आपने यदि MP इंग्लिश क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। यहाँ ये जो द इंटरव्यू आपका चैप्टर लिया गया है वो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है, जिसको कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा एडिटेड संपादन इसका किया गया था। इस बुक का उसके इंट्रोडक्शन से इसको लिया गया है। लेखक के बारे में यदि बात करें तो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959 वॉज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर्स हाउस कैम्ब्रिज। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो इसके ऑथर हैं वो इतिहास के स्टूडेंट थे। कैम्ब्रिज पीटर्स हाउस में वो पढ़े थे। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। वह प्राइवेट आई कोई मैगजीन या अखबार है जिसमें 10 साल तक के लिए उन्होंने रिपोर्टर का काम किया। एंड हैज़ रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और वैनिटी फेयर के लिए उन्होंने फीचर्स लिखे हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। ये जो चैप्टर आपको लिया गया है ये एक एक्सर्प्ट है, एक अंश है, एक भाग है जो कि उनकी जो बुक है जिसका नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसकी प्रस्तावना से, इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को लिया गया है। एंड एंथोलॉजी माने होता है संकलन, जिसमें कि 1859 से लेकर के और वर्तमान तक राइटर ने जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उनके ऊपर ये बुक थी, जिस बुक के इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर को लिया गया है। इंटरव्यू के बारे में आपकी समझ बहुत अच्छे से विकसित होगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट में लेखक क्या कहता है इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू क्या होता है। Since its intervention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. 130 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले से जब इंटरव्यू, जिसको कि साक्षात्कार कहते हैं, जो कोई पत्रकार किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति का लेता है, उसका आविष्कार हुआ था। 130 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले से जब इंटरव्यू का आविष्कार हुआ था, यह जर्नलिज्म, पत्रकारिता में एक कॉमन प्लेस, एक साधारण रिवाज बन गया था, एक आम बात बन गई थी इंटरव्यू लेना। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. आज लगभग हर पढ़े लिखे आदमी ने, जो भी कोई लिटरेट पर्सन है, उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा। आपने भी कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो छात्र लोग इंटरव्यू जरूर पढ़ा करें। दूसरे दृष्टिकोण से यदि बात करें, अदर पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ है, तो कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का इन वर्षों में इंटरव्यू लिया गया है और उनमें कुछ का तो रिपीटेडली, बार बार लिया गया है। कई फेमस लोगों का इंटरव्यू तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार लिया जाता है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में, इसके कार्य, इसका ढंग, इसके दोष, गुण, मेरिट्स जो होते हैं, उनके बारे में लोगों के मतों में, व्यूज़ में खासी भिन्नता है। वेरी कंसिडरेबली यानी काफ़ी भिन्नता है। लोग इंटरव्यू के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में इंटरव्यू को लेते हैं। वही हम आगे इसमें देखेंगे। Some might make quite extravagant claims for it as being
in its highest form, a source of truth, and in its practice an art. कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रावेजेंट यानी बढ़ चढ़ करके क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि इंटरव्यू जो है वो अपने उच्चतम रूप में सत्य का स्रोत है, सोर्स ऑफ ट्रुथ। यानी मान के चलते हैं इंटरव्यू जो देता है व्यक्ति वो अपने बारे में कुछ ना कुछ सच बातें बताता है, तो ये एक तरीके से सत्य का स्रोत है। और व्यवहार में ये एक कला है। जो भी कोई इंटरव्यू लेता है वो भी एक आर्ट होती है, कैसे इंटरव्यू किसी का लेना है या कोई देता है तब भी, तो ये एक आर्ट है। अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that some person's soul. दूसरे लोग जो इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं, सामान्यतः प्रसिद्ध लोग जो खुद इंटरव्यू से पीड़ित हैं, वह इंटरव्यू से घृणा करते हैं क्योंकि वह इसे इंटरव्यू को अपने पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में एक अनुचित दखल समझते हैं, एक इंट्रूजन, एक अनवारंटेड इंट्रूजन यानी एक तरीके से अनुचित दखल समझते हैं, या ऐसा अनुभव करते हैं कि इस कारण, कंप्यूटर देने के कारण वे बौने बन गए हैं, छोटे बन गए हैं, बौने बन गए हैं। डिमिनिशेस यानी कि घटना, बौने हो जाना, यानी उनका जो अस्तित्व है उसमें कुछ कमी आ गई है इंटरव्यू देने के बाद, उनको ऐसा लगता है। उसी प्रकार से जैसे कि कुछ जो प्रिमिटिव कल्चर्स होते थे, प्रिमिटिव जो पुरानी आदि संस्कृतियां होती थी, उनमें ये माना जाता है कि किसी का फोटो लेना उस व्यक्ति की आत्मा चुराना है। पुराने लोग ऐसा, संस्कृति पुरानी आदिम जाति की कहती है कि किसी का फोटो ले लिया तो उसकी आत्मा चुरा ली। तो इस तरीके से यहाँ कहने का मतलब यह है कि यदि किसी का इंटरव्यू ले लिया तो वो व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ हिस्सा जीवन का घटा देता है, कुछ ना कुछ उसके जीवन की चीज़ उसके अंदर से चोरी हो जाती है, ऐसी उसको फीलिंग होती है। यहाँ ये कहने का मतलब है। अब हम बात करते हैं V.S. नायपॉल फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। V.S. नायपॉल को लगता है, ये एक बहुत बड़े राइटर हैं जिनके बारे में हम नीचे आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं कि वो कौन है। उनको V.S. नायपॉल को लगता है कि कुछ लोगों को इंटरव्यू से आघात पहुंचता है, वो घायल होते हैं और उनका कुछ अंश कम हो जाता है, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। तो यहाँ V.S. नायपॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं स्लाइड पर, V.S. नायपॉल नॉन एज अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर, in his travel books and in his documentary works he presents his impressions of the country of his ancestors, that is India. He received the Nobel Prize in Literature in 2001. ये एक कॉस्मोपॉलिटन राइटर के रूप में जाने जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन राइटर वो होता है जो यूनिवर्सल होता है, डेमोक्रेटिक होता है, एक विश्ववादी होता है, सबको लेकर के साथ चलता है। उसने कई प्रकार की ट्रेवल्स बुक्स लिखी हैं, अपनी डॉक्यूमेंट्री वर्क्स उन्होंने किए हैं, और जिनका प्रभाव उसमें उनके देश के जो पूर्वजों की बातें हैं जो भारत में रहे हैं, उनका प्रभाव उसमें दिखता है उनके लेखों में। उन्होंने 2001 में नोबेल पुरस्कार भी साहित्य में जीता है V.S. नायपॉल को। तो आप याद रखें क्योंकि आपके MCQ का ये क्वेश्चन बन जाता है अलग अलग राइटरों के बारे में। तो V.S. नायपॉल को लगता है कि कुछ लोगों को इंटरव्यू से आघात पहुंचता है और उनका कुछ अंश कम हो जाता है। आगे एक और राइटर हैं लुइस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. यहाँ पर दूसरे राइटर की भी बात की गई है। कहते हैं कि एलिस जो है, एलिस इन वंडरलैंड के जो राइटर हैं लुइस कैरल उनका नाम है, के लेखक हैं लुइस कैरल, उनको इंटरव्यू लेने वाले से भय लगता था, डर लगता था, तथा वो कभी इंटरव्यू देने के लिए सहमत नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी कंसेंटेड यानी स्वीकृति नहीं दी थी।
It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph. प्रसिद्ध व्यक्ति बनने से उन्हें भय लगता था। लुइस कैरल जो है, जो कि बहुत फेमस एलिस इन वंडरलैंड, आपने यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा कहानियों के बारे में। तो उनके जो राइटर हैं, लुइस कैरल को डर लगता था और इसलिए वो भविष्य में जान पहचान करने वाले से, यानी एक्वेंटेंस जो होते थे, जो उनसे जान पहचान बढ़ाना चाहते थे, या इंटरव्यू लेने वालों से और उनके ऑटोग्राफ लेने वालों से, मांगने वालों से, वो दुराग्रहियों से वो दूर रहते थे, उनसे वो दूरी बना के रखते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और वे फिर बाद में बड़े संतोष के मज़े के साथ ऐसे लोगों को वो कैसे चुप कराते थे, चुप कराने के बारे में अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाते थे दूसरे लोगों को, कि मैंने फलाने राइटर को ऐसे वो इंटरव्यू लेने आया, उसको मैंने कैसे चुप करा दिया, मुझे इंटरव्यू से नफरत है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है। एक और राइटर की बात करेंगे, रुडयार्ड किपलिंग। इनके बारे में हम नीचे बता देते हैं आपको कि एक prolific writer who was known as the poet of the common soldier. Kipling's Jungle Book, which is a story of Kimball O'Hara and his adventures in the Himalayas, is considered as a children's classic all over the world. ये एक प्रोलिफिक राइटर है किपलिंग। प्रोलिफिक माने होता है विशाल मात्रा में जो रचना करता है, खूब सारे सब तरीके से जो लिखता है, प्रोडक्टिव होता है, ऐसे राइटर थे। वो एक आम सिपाही के रूप के कवि के रूप में जाने जाते हैं। किपलिंग की जो मुख्य रचनाएं हैं, जंगल बुक है उनकी, जिसमें कि किम्बल ओहारा की भी कहानियां हैं और उसके एडवेंचर की कहानियां भी उन्होंने हिमालय पर जो हुआ था उसकी लिखी हैं, बनाई हैं। उनके खुद के कैरेक्टर हैं। उनको बच्चों की जो पुरानी कहानियां होती हैं उनके रचयिता के रूप में पूरी दुनिया में किपलिंग को जाना जाता है, बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते थे? रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर। रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू के प्रति इससे भी ज़्यादा अधिक निंदनीय दृष्टिकोण प्रकट किया है, यानी वो और भी ज़्यादा कर्कश थे इंटरव्यू के बारे में, ज़्यादा अच्छी राय नहीं थी। His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by 2 reporters from Boston. उनकी किपलिंग की जो पत्नी है कैरोलिन, जिनका नाम था, वो एक 14 अक्टूबर 1892 की कहानी बताती हैं कि अपनी डायरी में उन्होंने लिखा कि उनका बोस्टन से आए हुए 2 रिपोर्टर पूरा दिन बर्बाद कर गए थे। इंटरव्यू लेने आए थे तो 2 रिपोर्टरों ने पूरा दिन उनका बर्बाद कर दिया था। वो डायरी में इस बात को लिखती हैं। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स। वो लिखती हैं कि उसके पति को यह कहते हुए सुना था, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड? मैं इंटरव्यू देने से क्यों इनकार करता हूं? बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि यह अनैतिक है, इमोरल है। इट इज अ क्राइम, ये एक इतना ही बड़ा अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, जितना कि मेरे ऊपर आक्रमण करना। एज एन असॉल्ट, असॉल्ट माने आक्रमण। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और इसके लिए इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। इट इज़ कोवार्डली एंड वाइल, नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। ये कायरता है, वो कहते हैं, इंटरव्यू लेना, और घृणित है, वाइल माने घृणित है। कोई सम्मान योग्य व्यक्ति इंटरव्यू न मांगे और न कोई इसे इंटरव्यू को दे। इतना ज़्यादा वो निंदा करते थे रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू के बारे में। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. फिर भी एक किपलिंग ने कुछ साल पूर्व पहले ऐसा ही आक्रमण, ऐसा ही एक असॉल्ट मार्क ट्वेन पर किया था। यानी खुद तो बुराई करते थे, पर दूसरे कुछ साल पहले उन्होंने खुद भी किसी का इंटरव्यू लिया था, मार्क ट्वेन का। अब बात करते हैं एक और राइटर, H.G. वेल्स। H.G. वेल्स के बारे में हम आपको नीचे बता रहे हैं, ये कौन है।
H.G. Wells, an English novelist, journalist, sociologist, and historian, he is known for his works of science fiction. Wells' best known books are The Time Machine, The Invisible Man, and The War of the Worlds. ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, समाजवादी हैं, इतिहासकार हैं, और उनके जो साइंस फिक्शन में महान काम है, आपने नाम सुने होंगे उनके। वेल्स के जो प्रसिद्ध फेमस काम है उसमें द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, अदृश्य आदमी, एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये सब उनकी एक अच्छी क्रिएशन है एच जी वेल्स की। तो वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? एच जी वेल्स in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. यहाँ हम ये बात करें तो एच जी वेल्स ने 1894 में इंटरव्यू को एक द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, एक कठिन परीक्षा बताया था इंटरव्यू को, परंतु बार बार काफी इंटरव्यू दिए थे। बोलते थे कि ये कठिन परीक्षा है, परंतु बार बार, बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, बार बार कई इंटरव्यू उन्होंने दिए थे। और 40 वर्ष बाद वो खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू ले रहे थे। एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन कौन थे? एक ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी, एक महान रशियन क्रांतिकारी थे वो। सॉल बेलो, एक अलग, फिर से हम एक नए राइटर की बात करते हैं। सॉल बेलो कौन है, इनके बारे में हमने नीचे लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये प्ले राइट, ये एक नाटककार हैं, एज वेल एज ए नोवेलिस्ट, तो उपन्यासकार भी है, नाटककार भी है। बेलोज वर्क्स वर इन्फ्लुएंस्ड वाइडली बाय वर्ल्ड वार II। बेलो ने जो भी काम किए थे वो उनके द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित थे, उनके जो भी साहित्यिक काम थे। एमॉन्ग हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स आर ऑगी मार्च एंड मोजेस। उनके जो मुख्य किरदार हैं ऑगी मार्च और मोजेस, ये फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ही पब्लिश्ड शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेटेड फ्रॉम यिडिश। उन्होंने छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी जो कि यिडिश माने यहूदी से अनुवाद, यहूदी भाषा से अनुवाद किया गया था। He won the Nobel Prize for Literature in 1976. और सॉल बेलो ने 1976 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के रूप में उनको मिला था। तो सॉल बेलो क्या कहते हैं इंटरव्यू के बारे में? सॉल बेलो who has consented to be interviewed on several occasions. सॉल बेलो ने जो इंटरव्यू देने की अनुमति देते रहे थे। Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. फिर भी एक बार सॉल बेलो ने इंटरव्यू को अपनी श्वास नली पर, अपनी विंड पाइप पर अंगूठे के निशानों का नाम दिया था। यानी उनको लगा था कि उनका कहना मतलब इस बात था, इसका कहने का मतलब ये था कि श्वास नली पर अंगूठे के निशान का मतलब कि जो इंटरव्यू होता है वो आदमी का दम घोट देता है, गला दबाने जैसी स्थिति हो जाती है, ऐसा इंटरव्यू देने के समय होता है। सॉल बेलो का ये कहना था। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फिर भी त्रुटियों के होते हुए भी, ड्रॉबैक्स के बाद भी, इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन का, संवाद का अत्यधिक उपयोगी साधन है। वो कहते हैं, these days more than that at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. आजकल अन्य किसी भी समय की अपेक्षा, जो भी पहले कोई 10-20 साल पहले या कोई टाइम रहा हो, उस समय की अपेक्षा आजकल हमारे अपने समकालीन लोगों के बारे में, जो हमारे समय प्रसिद्ध लोग हुए हैं, उन समकालीन लोगों के बारे में सबसे स्पष्ट विचार इंटरव्यू के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात उन्होंने कही। डेनिस ब्रियन हैज रिटन, डेनिस ब्रायन लिखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। डेनिस ब्रायन बताते हैं कि लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें हमारे पास एक आदमी का दूसरे से प्रश्न करने के द्वारा ही पहुंचती हैं, इंटरव्यू के द्वारा ही पहुंचती हैं। जब प्रश्न करता है एक आदमी दूसरे आदमी से, तभी तो बातें पहुंचती हैं हमारे पास। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ
अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। और इस कारण से इंटरव्यू करने वाले को शक्ति व प्रभावन का ऐसा स्थान प्राप्त है जैसा पहले कभी किसी पर नहीं था। तो अब तक आपने देखा फर्स्ट पार्ट में कि इंटरव्यू क्या है, लोग अलग अलग राइटर क्या सोचते हैं। पार्ट 2 में हम एक इंटरव्यू को लेंगे जो आपके चैप्टर में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अम्बर्टो इको और एक रिपोर्टर के बारे में बात है, मुकुंद जिसका नाम है। अम्बर्टो इको कौन है अभी आपको पता चलेगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो आपके लिखा हुआ है आगे। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो संडे को नोवेल लिखता है, उपन्यास को लिखता है। संडे की बात इसलिए की गई है कि संडे को लोग छुट्टी मनाते हैं, परंतु वो हर अपने पल का, हर सेकंड मिनट का, हर क्षण का उपयोग करते हैं, ऐसा उनका मानना था अम्बर्टो इको का। इसीलिए उन्होंने लिखा कि मैं एक ऐसा प्रोफेसर हूँ जो संडे को उपन्यास लिखता हूँ। बाकी दिन वो नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं काम, पर संडे को फ्री टाइम में भी वो उपन्यास लिखते हैं। तो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। नीचे का जो उद्धरण है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, यह अम्बर्टो इको के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू से लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो द हिंदू, जो प्रसिद्ध फेमस इंडिया का न्यूज़पेपर है, अखबार है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसमें मुकुंद पद्मनाभन जो है वो इंटरव्यू लेने वाले हैं। अम्बर्टो इको कौन है? ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना in Italy had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. अब ये अम्बर्टो की बात करें तो अम्बर्टो कथा साहित्य लिखना प्रारंभ करने से पहले, जो कथा साहित्य है उसको लिखने से पहले इटली में बलगोना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे अम्बर्टो इको। उन्होंने एक लाक्षणिकी, हम जिसको बोलेंगे सीमियोटिक्स, जिसको के संकेतों की अध्ययन जो करते हैं, संकेतों का अध्ययन करते हैं, जिसको सीमियोटिक्स कहते हैं। लाक्षणिकी इसको हिंदी में बोलेंगे, लक्षण विज्ञान। तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, उन्होंने साहित्यिक व्याख्याएं की। एंड मीडिएवल एस्थेटिक्स, और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में अपने विचारों के कारण भारी प्रतिष्ठा पाई। बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, यानी किसी भी प्रकार के कथा साहित्य को लिखने से पहले ही वो बहुत फेमस हो गए थे। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, essays, children books, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. साहित्यिक उपन्यास उन्होंने लिखे, शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें उन्होंने लिखी, एकेडमिक टेक्स्ट बुक लिखी, निबंध लिखे, बच्चों की पुस्तकें लिखी उन्होंने, और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे, समाचार पत्रों में लेख लिखे उन्होंने। हिज रिटर्न आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। तो ये जो हमारे हैं लेखक जिनका इंटरव्यू होना है, अम्बर्टो इको, उन्होंने विस्तृत क्षेत्र, अचंबे, स्टैगरिंग माने अचंबे में, आश्चर्य रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में लेख लिखे हैं। एक आदमी कोई भी लिख नहीं सकता, इतने क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। इन 1980 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था नेम ऑफ द रोज। उसके छपने पर, जिसको कि 1 करोड़ प्रतियों से अधिक बिकी थी, इस किताब को जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, 10 मिलियन कॉपी जिसकी बिक गई थी, सोल्ड हो गई थी, 1 करोड़ प्रतियां जिसकी। उन्होंने बिल्कुल बौद्धिक उत्कृष्ट नायक के समान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम उनको मिल गया था इस बुक के बाद। चलिए उनके इंटरव्यू की बात करते हैं। मुकुंद पूछते हैं अम्बर्टो इको से, द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. मुकुंद कहते हैं कि अंग्रेजी उपन्यासकार और
शिक्षा शास्त्री जो हैं जिनका नाम है डेविस लॉज, उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी, रिमार्क किया था आपके ऊपर कि उन्होंने क्या टिप्पणी की थी कि मेरी समझ में नहीं आता कि कोई आदमी एक साथ इतने काम कैसे कर सकता है जैसे कि वो करता है, यानी कि अम्बर्टो इको करते हैं, इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं। तो एक बोला था एक अंग्रेजी उपन्यासकार ने ये बात, मुकुंद ने पूछा उनसे, तो अम्बर्टो इको कहते हैं मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। हो सकता है मेरा ऐसा प्रभाव पड़ता हो कि मैं कई काम कर रहा हूं, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। परंतु अंत में मेरा पक्का विश्वास है कि मैं वही एक काम कर रहा हूं। जब ये बात कही तो मुकुंद ने पूछा विच इज, तो वो कौन सी बात है। अम्बर्टो इको कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान से सुने, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये स्पष्ट करना अधिक कठिन है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नोवेल्स, और जिसे मैं अपनी लिखाई पढ़ाई के कार्य द्वारा और उपन्यासों के द्वारा जारी रखता हूँ। मेरी कुछ क्या है, दार्शनिक रुचियां हैं। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, मेरी बच्चों के लिए पुस्तकें भी अहिंसा और शांति के बारे में हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ इथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, समझे आप वही नैतिक और दार्शनिक दिलचस्पी का बंच समूह आप उन बच्चों की किताबों में भी देखेंगे। अम्बर्टो इको कहते हैं मेरी कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं, इथिकल चीज़ें हैं जो मिलेंगी। आगे बोलते हैं एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरा एक रहस्य है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्या आप जानते हैं कि यदि ब्रह्मांड में खाली स्थान निकाल दिया जाए, जो भी सितारों के बीच में खाली स्थान दिखता है उस खाली स्थान को ब्रह्मांड में से निकाल दिया जाए, वो कहते हैं एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, या सभी परमाणुओं में से रिक्त स्थान निकाल दिया जाए तो क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो समस्त ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। उनका कहना है कि ब्रह्मांड इसलिए बड़ा लगता है कि उसमें स्पेस बहुत है, खाली जगह बहुत है, चीज़ें कम है, खाली जगह ज़्यादा है। ये खाली जगह हटा दें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो उतनी बराबर होंगी जितनी की मेरी फिस्ट, जितनी की मेरी बड़ी मुट्ठी। आगे वो बोलते हैं कौन सी फिलोसफी जिसकी बात कर रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइव्स, बहुत सा रिक्त स्थान हमारे जीवन में है। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस, और मैं उन्हें अंतराल कहता हूं। इंटरस्टिसेस माने इंटरवल, अंतराल कहता हूं। से मान लो यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लो कि आप मेरे घर आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर एंड व्हाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू, और जब मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं आप लिफ्ट में हैं, एलिवेटर पर हैं और ऊपर आ रहे हैं। दिस इज एन इंटरस्टिस, यही वो अंतराल है जिसकी वो बात कर रहे हैं। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली जगह, एक रिक्त स्थान। कौन सा रिक्त स्थान। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, वो कहते हैं मैं उन्हीं खाली जगहों में, रिक्त स्थान में काम करता हूं। While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I have already written an article. वो कहते हैं आपकी लिफ्ट की पहली मंजिल से तीसरी मंजिल के आने की प्रतीक्षा करते समय मैं एक निबंध लिख चुका होता हूं। और ये कहते हुए वो हंसते हैं। मतलब आदमी कोई भी काम करते समय बीच में रेस्ट लेता है तो वो रेस्ट नहीं लेते हैं, उस रेस्ट के टाइम भी वो काम करते हैं, और यही उनका रहस्य है। मुकुंद कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, वास्तव में सभी तो ऐसा नहीं कर सकते। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, आपकी जो गैर कथा साहित्य हैं, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, आपके गैर कथा साहित्य में और जो विद्वतापूर्ण स्कॉलरली वर्क आपने लिखे हैं उनमें एक विनोदशीलता, एक प्लेफुल, एक हास्य
और एक कुछ व्यक्तिगत गुण है, कुछ पर्सनल क्वालिटी है उसमें जो आपने लिखा है उसमें। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। यह स्पष्ट रूप से विद्वानों की जो प्रचलित शैली होती है, रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है, उससे भिन्न है, उससे अलग है। विच इज इनवेरिबली डिपर्सनलाइज्ड, जो कि सदा अव्यक्तिगत, डिपर्सनलाइज्ड है। एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, और प्रायः रूखा और नीरस होता है। Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? क्या आपने यह अनौपचारिक ढंग जानबूझकर अपनाया है? मुकुंद पूछते हैं उनसे कि ये जो आप अनौपचारिक रूप से लिखते हैं, उसमें इसको आपने जानबूझ कर अपनाया है या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आई है, कहीं से नेचुरली आ गई है, ऐसा आप कैसे लिख पाते हैं? तो अम्बर्टो इको कहते हैं, When I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, वो एक कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं जब मैंने डॉक्टर की उपाधि के लिए अपना डिजर्टेशन माने शोध पत्र होता है जिसको कि पीएचडी के लिए लोग पास कराने के लिए लिखते हैं शोध पत्र को, तो इटली में जब वो पेश किया तो एक प्रोफेसर ने कहा मुझसे, अम्बर्टो इको कहते हैं, क्या कहा? स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। विद्यार्थी जो होते हैं, विद्वान लोग जो होते हैं, जो पीएचडी करते हैं या डॉक्टरल करते हैं, वो किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, फिर वे एक असत्य परिकल्पना कर लेते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनानी पड़ती है। देन दे करेक्ट देम, और फिर अंत में वे उसे ठीक कर लेते हैं, जो भी उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई है उसको सही कर लेते हैं परिकल्पना को। एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन्स, वे निष्कर्ष चिपका देते हैं, निष्कर्ष पे आ जाते हैं। यू ऑन द कंट्ररी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। और इसके विपरीत जो अन्य लोग काम करते हैं, जो भी रिसर्च करने वाले होते हैं, वो इसी तरीके को अपनाते हैं, कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक करते हैं, फिर निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल देते हैं। परंतु वो कहते हैं, वो प्रोफेसर ने कहा था इनसे कि इसके विपरीत आपने अपने शोध की कहानी सुनाई है, जो रिसर्च किया उसकी एक स्टोरी सुनाई है आपने इसमें डिजर्टेशन में, और जो प्रयास और गलतियां, ट्रायल और एरर निकली, वे भी सम्मिलित की हैं। जो भी आपसे गलतियां हुई या जो भी प्रयास किया आपने, सब कुछ लिखा है इसमें। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वाज राइट। तो वो कहते हैं अम्बर्टो इको कि उसके साथ साथ उस प्रोफेसर ने माना कि मैं ठीक था, जो भी मैंने डिजर्टेशन में लिखा, रिसर्च में लिखा, वो ठीक था, मैं सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज अ बुक, और मेरा शोध निबंध वो पब्लिश करने के लिए किताब के रूप में उन्होंने कहा, विच मीट ही एप्रिशिएटेड इट। इसका अर्थ था कि वो प्रोफेसर मेरे इस निबंध की प्रशंसा कर रहे थे। आगे वो कहते हैं, एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। उस समय 22 वर्ष की आयु में मैंने समझ लिया था कि स्कॉलरली जो बुक्स होती हैं, विद्वता की पुस्तकें, वैसे लिखी जानी चाहिए जैसी मैंने लिखी थी, शोध की कहानी सुनाकर। यानी शोध में कुछ ऐसा नहीं हो कि सब कुछ बोरिंग हो। उन्होंने शोध को भी कहानी बना करके अपने ट्रायल्स एंड एरर्स के द्वारा इसको लिखा था। तो ये वो खुद कह रहे हैं अम्बर्टो इको। आगे वो कहते हैं, दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट। यही कारण है कि मेरे निबंधों में सदा नैरेटिव एस्पेक्ट, एक वर्णनात्मक पहलू रहता है। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, यानी कि नोवेल्स, सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस।
और संभवतः यही कारण है कि मैंने उपन्यास इतनी देर के पश्चात लिखने शुरू किए, लगभग 50 की आयु के आसपास। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. आगे कहते हैं अम्बर्टो इको कि मुझे याद है कि मेरा प्यारा मित्र जो रोलैंड बर्थेस था वो सदा निराश रहता था, फ्रस्ट्रेटेड रहता था, क्योंकि वो निबंध लेखक था, एक एसेइस्ट था, नॉट अ नोवेलिस्ट, उपन्यासकार नहीं था। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. किसी न किसी दिन वह एक क्रिएटिव राइटिंग, मेरा दोस्त रचनात्मक कार्य करना चाहता था, परंतु वह ऐसा करने से पहले ही मर गया। I never felt this kind of frustration. मैंने उपन्यास संयोगवश लिखना शुरू नहीं किया, बाई एक्सीडेंट नोवेल्स लिखना मैंने शुरू नहीं किया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने अपने दोस्त की तरह निराशा कभी महसूस नहीं की थी। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। एक दिन मेरे पास कुछ करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं लिखने लगा। नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, उपन्यास संभवतः मेरी वर्णनात्मक रुचि की संतुष्टि करते हैं। मुकुंद इसके बाद पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट नोवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। उपन्यासों के बारे में बात करते हुए आप एक फेमस शास्त्री, एक फेमस एकेडमिक से द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के पश्चात चमत्कारी ढंग से प्रसिद्ध हो गए। यू हैव रिटन 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. मुकुंद कहता है अम्बर्टो से, आपने विद्वतापूर्ण कई नॉन फिक्शन गैर कथा साहित्य पुस्तकों कम से कम 20 के मुकाबले में 5 उपन्यास लिखे हैं। अम्बर्टो इको कहते हैं ओवर 40, भैया 20 नहीं 40 से अधिक लिखे हैं। मुकुंद कहते हैं ओवर 40, 40 से अधिक। अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सिमियोटिक्स, और उनमें आपने सिमियोटिक्स यानी कि लक्षण विज्ञान, लाक्षणिकी पर एक प्रारंभिक पुस्तक लिखी है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट Umberto Eco and they will say, oh, he is the novelist. Does that bother you? परंतु अधिकतम लोगों से पूछा जाए कि अम्बर्टो इको कौन है, तो वे कहेंगे, ओ वो तो एक उपन्यासकार है। क्या आपको इससे कष्ट नहीं होता? ये मुकुंद ने प्रश्न किया। तो अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं, यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडेज। हाँ, होता है कष्ट, क्योंकि मैं खुद को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को, संडे को उपन्यास लिखता है। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, मैं विद्वता की कॉन्फ्रेंसेस, गोष्ठियों में भाग लेता हूँ। एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, न कि लेखकों की क्लबों की बैठकों में, जो लेखक अपनी मजे मौज के लिए क्लब पेन मीटिंग करते हैं, उनमें भाग नहीं लेता। मैं कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं खुद को विद्वान समुदाय के साथ अभिन्न मानता हूँ। बट ओके, क्या ठीक है। इफ दे हैव रीड ओनली द नोवेल्स, वो कहते हैं आगे अम्बर्टो इको कि यदि वे यानी कि अधिकतम लोगों ने केवल मेरे उपन्यास पढ़े हैं, वो लॉफ्स एंड श्रग्स, वो हंसते हैं और कंधे उचका के बात करते हैं। आई नो, मैं समझता हूँ, दैट बाय राइटिंग नोवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस,
कि उपन्यास लिखने से मैं अधिक ज़्यादा बड़े श्रोता यानी पाठकगण जो कहते हैं ऑडियंस, उन तक पहुंचता हूं। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सीमियोटिक्स। मैं ये आशा नहीं कर सकता कि लक्षण विज्ञान का विषय, सीमियोटिक्स का जो विषय है, वो पढ़ने वाले 10 लाख पाठक होंगे। मुकुंद कहता है विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नोवेल। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। जो आपने नोवेल लिखा है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, वो एक गंभीर उपन्यास है, सीरियस नोवेल है। इट्स अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल। एक स्तर पर तो इसमें जासूसी किस्सा है, डिटेक्टिव यार्न माने जासूसी किस्सा है। बट इट ऑल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स। परंतु यह आध्यात्मिकता, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र एंड मीडिएवल हिस्ट्री और मध्यकालीन युग के इतिहास की भी गहराई में जाता है। यट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। फिर भी इसके पाठकों की संख्या बड़ी भारी है। वर यू पजल्ड इट ऑल बाय दिस। क्या आप इससे चकित नहीं हुए? अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। नहीं, पत्रकार चकित होते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी प्रकाशक भी चकित होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और इसका कारण यह है कि पत्रकार और प्रकाशक ये समझते हैं कि लोग रद्दी पुस्तकें, कचरा जिनको कह सकते हैं, ट्रेस, वो पसंद करते हैं और कठिन पढ़ने के अनुभव को नहीं चाहते। ये लोगों की सोच है। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। वो कहते हैं जरा सोचो कि इस धरती पर 6 अरब लोग रहते हैं। The name of the rose sold between 10 and 15 million copies। और द नेम ऑफ द रोज की 1.5 करोड़ प्रतियां बिकी हैं, सोल्ड हुई हैं। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। और एक प्रकार से मैं पाठकों को केवल थोड़े सी प्रतिशत तक ही पहुंचा हूं। But it is exactly these kinds of readers who don't want easy experiences। परंतु बिल्कुल इसी प्रकार के पाठक हैं जो सरल अनुभव पसंद नहीं करते हैं। उनका मतलब यह है कि यदि काफ़ी टाइम के बाद यदि लोगों को कुछ डिफरेंट दिया जाए तो लोग डिफरेंट चीज़ पसंद करते हैं। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, या कम से कम सदा नहीं चाहते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर। अब वो उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम। मैं खुद भोजन के बाद 9 बजे शाम को टीवी देखता हूँ, और या तो जो सीरियलों के नाम है टीवी सीरियल के, मियामी वॉइस और इमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ। आई एंजॉयड इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। मुझे अच्छा लगता है और मुझे इसकी आवश्यकता भी है, परंतु दिन भर नहीं। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि एक निश्चित टाइम पर कुछ डिफरेंट वो भी खुद देखते हैं, जैसे कि पब्लिक देखना चाहती है कुछ डिफरेंट। हमेशा बोरिंग चीज़ें नहीं पसंद वो करते, हमेशा रद्दी चीज़ें पसंद नहीं करते। यदि कुछ अतिरिक्त अनुभव वाली चीज़ें, एक अच्छे एनर्जेटिक, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस वाली पुस्तकें या ऐसी चीज़ें दी जाए तो पाठक पसंद करते हैं। मुकुंद कहते हैं आगे, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ड विद अ पीरियड ऑफ मीडिएवल हिस्ट्री दैट। क्या उपन्यास की सफलता का इस बात से भी कोई संबंध है कि यह मध्यकालीन युग के बारे में है? मुकुंद ने एक क्वेश्चन किया। तो अम्बर्टो इको कहते हैं दैट्स पॉसिबल, ये संभव है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन।
मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि चीनी बुद्धिमान व्यक्ति की भांति मुझे भी कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है। My American publisher said while she loved my book, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. मेरी अमेरिकन प्रकाशक बोली, वो बताते हैं किस्सा एक, कि उसे मेरी पुस्तक तो पसंद आई, परंतु उसे लगा कि ऐसे देश में जहाँ किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा, कैथेड्रल यानी कि एक महान पवित्र तीर्थ स्थल मान के चल सकते हैं हम, कैथेड्रल नहीं देखा और कोई लैटिन भाषा नहीं पढ़ता, वहाँ 3,000 प्रतियों से अधिक नहीं बिक सकेंगी। Sell more than, she didn't expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance for 3,000 copies. और इसलिए मुझे केवल 3,000 कॉपीज प्रतियों की पेशगी एडवांस दिया गया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US. परंतु अंत में अमेरिका में 20-30 लाख प्रतियां बिकी हैं। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. क्योंकि मुकुंद ने ये पूछा था कि क्या उपन्यास की सफलता जो है इसका रहस्य ये है कि मध्यकालीन युग के बारे में, तो इसका जवाब वो इन लाइनों में दे रहे हैं कि मध्यकाल के बारे में मेरे से बहुत पहले असंख्य पुस्तकें लिखी गई हैं। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. मेरे विचार में मेरी पुस्तक की सफलता एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, एक पहेली है। Nobody can predict it. कोई पहले से कुछ नहीं कह सकता। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, मेरे विचार से यदि मैंने अपनी बुक जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखता, इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो एक ही बात न होती। वाई इट वर्क एट द टाइम इज अ मिस्ट्री। इस समय वो कैसे सफल हो गई, पुस्तक कैसे फेमस हो गई, ये एक रहस्य है, ये एक पहेली है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। आगे हम और भी आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 12 के सभी लेसन्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको लाल कलर से सब्सक्राइब आपको लिखा हुआ दिखेगा, इस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके बाद आपको बेल आइकॉन दिखेगी, बेल आइकॉन को आपको टच करना है। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर के ऑप्शन ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप पहुँच जाएगा। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड सभी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।